जिंदगी की कीमत कितना हो सकती है? अगर कोई इंसान एक दिन अपाहिज हो जाए, अगर वो बात ना कर पाए, अगर अपने शरीर का कोई भी काम काज न कर पाए, क्या वो सिर्फ ठुकराने की चीज है? उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं। स्टीफन हॉकिंग का जीवनी एक ऐसा ही है विचित्रमय कहानी। सिर्फ विज्ञान के प्रति प्यार और अपने दिमाग से उसने वो करके दिखाया जो करोड़ों लोग नहीं कर सकता। आज इसी कहानी को जानेंगे। बात कर रहा था 2014 में रिलीज हुआ द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मूवी के बारे में। विश्वविख्यात विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का जीवनी लेकर इस मूवी को बनाया गया है। कैसे स्टीफन हॉकिंग अपनी जिंदगी में बीमार पड़ा, स्टीफन अपने शरीर का सब कुछ खोकर भी सिर्फ अपने दिमाग से उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था। कैसे स्टीफन विश्वश्रेष्ठ विज्ञानी बना, यही तो जानेंगे। हाय गाइस, दिस इज एके। वेलकम टू एके इंडिया। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। समय था 1963 साल। स्टीफन हॉकिंग अपनी कुछ दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। आज वहां पर एक पार्टी का आयोजन किया है। पार्टी में इतने लोगों के बीच एक लड़की चुपचाप खड़ा था। लड़की का नाम है जेन। स्टीफन जेन को देख रहा था। कुछ देर बाद उसकी पास आती है। शुरुआत में दोनों बात करने में ऑकवर्ड फील कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगा। जेन आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रहे थे। वो दो चार अलग अलग लैंग्वेज भी जानती है। स्टीफन पदार्थ विज्ञानी। उसकी पढ़ने की मूल कारण कॉस्मोलॉजिस्ट या फिर सृष्टि प्रमाण। दोनों की सब्जेक्ट अलग अलग थे। सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, दोनों की ईश्वर की प्रति सोच भी अलग थे। जेन एक धार्मिक लड़की है, गॉड पर आस्था रखने वाला, लेकिन स्टीफन का सोच इससे एकदम विपरीत। वो गॉड को उतना ज्यादा मानते नहीं। पृथ्वी के निर्माण से अब तक जो कुछ भी हुआ, स्टीफन ये सब कुछ विज्ञान की नजरों से देखता है, मानो विज्ञानी उसके लिए सब कुछ है। जेन कहता है, अच्छा, कॉस्मोलॉजिस्ट हर चीज में कारण क्यों खोजते हैं? स्टीफन कहता है, कारण खोजते हैं इसलिए विज्ञान जितना आधुनिक है, इंसान की चलो जीवन कितना आसान है। स्टीफन हर वक्त कह रहे थे, अगर पृथ्वी पर ऐसा कुछ हो जाए जिसका प्रमाण विज्ञान नहीं दे पाएंगे, उस दिन वो गॉड पर विश्वास करेगा। स्टीफन एक ऐसा इक्वेशन खोज रहा है जो बता देगा ये विश्व ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। इन सब बातों से स्टीफन और जेन करीब आता है। दोनों की सोच अलग अलग होने पर भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। स्टीफन पढ़ाई में ब्रिलियंट था। एक बार उसकी प्रोफेसर कुछ विद्यार्थी को मैथ का सबसे मुश्किल 10 सवाल देता है। सबको सॉल्व करके लाना होगा। हाथ में समय था सिर्फ एक हफ्ता। स्टीफन ने सब कुछ भूलकर 6 दिन तो जेन के साथ घूम फिर के समय बिता दिया। लेकिन जिस दिन उसकी प्रोफेसर इन सारी सवालों को चेक करेंगे, स्टीफन उस दिन बैठ के 9 सवाल सॉल्व कर दिए। बाकी विद्यार्थी जहां पर एक हफ्ते में 4 सवाल सॉल्व कर नहीं पाए, स्टीफन एक सुबह बैठ के 9 सवाल सॉल्व कर दिए थे। समझ सकते हैं स्टीफन पढ़ाई में कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट था। पर इन सब के बीच स्टीफन थोड़ा परेशानी में लग रहे थे। ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद वो कौन सा सब्जेक्ट पर रिसर्च करके आगे बढ़े, उसे समझ में नहीं आ रही थी। स्टीफन जैसा किसी को तो बिठा के नहीं रख सकता, इसलिए उसकी प्रोफेसर उसे गणित लेक्चर में जाने के लिए कहता है। अगले हफ्ते लंदन में एक गणित विधि टीचर की तरफ से इस लेक्चर को दिया जाएगा। शायद स्टीफन को यहीं पर अपनी खोज करने की सब्जेक्ट मिल जाए। इस बीच स्टीफन और जेन का रिश्ता करीब हो गया। दोनों हर वक्त साथ में घूमने लगे। स्टीफन जेन को अपनी फैमिली से मिलवाती है। सब लोग बहुत खुश था। इसके बाद स्टीफन लंदन चली आती है गणित लेक्चर को अटेंड करने। लेक्चर था मूलतः ब्लैक होल के ऊपर। ब्लैक होल बैक का स्टीफन निर्बाक होकर सुन रहा था। स्टीफन के मन में कुछ सवाल आती है। शायद हमारा ब्रह्मांड, तारे, ग्रहों, आसमान, ये सब कुछ ब्लैक होल के माध्यम से ही निर्माण हुआ है। स्टीफन इस सब्जेक्ट को ही तो खोज रहा था। वो नाना प्रकार थ्योरी बना के सॉल्व करने की ट्राई करता है। उसे उसकी सब्जेक्ट मिल चुकी थी। ब्लैक होल, टाइम, इन सब के ऊपर ही तो स्टीफन अपना अनुसंधान करेगा। लेकिन एक दिन जब स्टीफन ब्लैक बोर्ड में इन सब सूत्रों को लिख रहा था, तो अचानक उसके हाथ कांपने लगे। स्टीफन और लिख नहीं पाता। वो डर के मारे बाहर आती है। क्यों हो रहा है ऐसा? स्टीफन एक दो कदम चलते ही मुंह के बल नीचे गिरता है, मानो उसका शरीर काम करना बंद कर दिया। स्टीफन को अस्पताल में लेकर आती है। कुछ दिनों से स्टीफन अपने शरीर में कमजोरी महसूस कर रहा। बीच बीच में उसे लग रहा था मानो उसका शरीर उसके पास नहीं है। शरीर के साथ मिलकर स्टीफन काम नहीं कर पा रहा। स्टीफन अपनी कुछ उंगली हिला नहीं सकता। हाथों की शक्तियाँ कम हो चुकी है। डॉक्टर अलग अलग चेकअप करने के बाद कहता है स्टीफन को एक अजीब बीमारी हुई है, जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन डिसीज। ये बहुत ही रेयर और भयानक बीमारी है। इस बीमारी में आक्रांत रोगी धीरे धीरे अपना शरीर का कोई भी मसल हिला नहीं सकता। मतलब समय के साथ साथ स्टीफन पैरालाइज्ड हो जाएगा। वो चलना फिरना, खाना, बात भी नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो। डॉक्टर कहता है स्वस्थ रहने के लिए स्टीफन के पास लगभग 2 साल का समय है।
स्टीफन ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है। वो इन सब के बीच जल्दी से डॉक्टर को पूछता है मेरे ब्रेन का क्या होगा। डॉक्टर कहता है तुम्हारा शरीर पैरालाइज होने पर भी इसका असर तुम्हारा ब्रेन पर नहीं होगा, लेकिन बुरी बात एक समय आएगा जब आप बहुत कुछ सोच तो सकते हो लेकिन सामने वाले इंसान को समझा नहीं पाओगे। एक पल में ही स्टीफन का जीवन बदल जाता है। वो हर वक्त घर की कोना पकड़ के बैठा रहता है। बीच बीच में जेन कॉल करने पर भी वो जेन से बात नहीं करता, इसलिए जेन सीधा सीधा स्टीफन के पास जाता है। देखता है स्टीफन चुपचाप बैठ के टीवी देख रहा था। स्टीफन जेन के साथ कोई बात नहीं करता। जेन कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाह रहे थे, आज हम दोनों उसी गेम को खेलेंगे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं लौट के कभी वापस नहीं आऊंगी। स्टीफन उठता है। वो पैर डगमगा के चल रहा था। कांपा शरीर लेके स्टीफन खेल रहे थे। जेन समझ जाती है स्टीफन के साथ कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है, इसलिए तो वो इतना टूट चुका था। लेकिन जेन हिम्मत नहीं हार सकता, उसे ही तो मजबूत होना होगा। जेन स्टीफन को कहता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। स्टीफन बताती है उसके पास सिर्फ 2 साल का समय है। इस कम समय में स्टीफन अपने जीवन में जेन को जोड़ना नहीं चाहता, पर जेन कहता है मैं तुम्हारे साथ 2 साल बिताना चाहती हूँ, हम दोनों उतने में ही खुश रहेंगे। एक दिन स्टीफन का फादर जेन को घर पर बुलाती है। वो भी जेन को समझाती है स्टीफन से शादी करना उसे ठीक नहीं होगा। आगे चल के बहुत परेशानियां, मुश्किल परिस्थिति आएगी। ऐसे बहुत कुछ जरूरतें होगी जो स्टीफन जेन को नहीं दे सकता, इसलिए समझदारी से फैसला लेना होगा। जेन कहता है मैं उसके साथ सिर्फ रहना चाहती हूँ, देखता हूँ उसके साथ मिलके उसकी बीमारी के खिलाफ लड़ पाता हूँ कि नहीं। स्टीफन और जेन की शादी होती है। दोनों ही खुश लग रहा था। कुछ दिनों बाद दोनों की एक बच्चे होती है। दिन दिन स्टीफन बीमार होते जा रहा था, लेकिन वो अपनी थ्योरी का अनुसंधान करना बंद नहीं किया। बीच बीच में स्टीफन अपनी थ्योरी का थीसिस प्रोफेसर के साथ शेयर करता था। सब लोग तो जांच पड़ताल करने के बाद हैरान हो जाती है। इतना कम समय में स्टीफन ऐसा थ्योरी अनुसंधान किया था जो विज्ञान को बहुत आगे तक लेके जाएगा। स्टीफन का अलग अलग थ्योरी में से एक थ्योरी था बिग क्रैश थ्योरी। आज से बहुत साल पहले हम लोगों का ये पृथ्वी एक ब्लास्ट के माध्यम से निर्माण हुआ था, जिसे बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। इस थ्योरी का ऑपोजिट है बिग क्रैश थ्योरी। स्टीफन कहता है हमारा विश्व ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब यह संकोच होने लगेगा, मतलब हम लोगों का पृथ्वी आकार में छोटा होता जाएगा। यही बिग क्रैश थ्योरी। इस थ्योरी का अनुसंधान करके स्टीफन को डॉक्टर की डिग्री मिलता है। डिग्री मिलने के बाद स्टीफन का काम है अपने ही थ्योरी को प्रमाण करना। समय के साथ साथ स्टीफन बीमार हो जाती है। एक बार रात को खाना खाते वक्त वो अपने हाथों से खाना उठा के खा नहीं पाता। बहुत असहाय लग रहे थे। रात में सीढ़ी चढ़ते वक्त उसका हाथ और काम नहीं करता। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ नहीं पाता। मानो एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए स्टीफन अपने आप से जूझ रहा है। ये सब देखने के बाद जेन उसके लिए व्हील चेयर लेकर आती है। हालांकि स्टीफन उस पर बैठना नहीं चाहता, लेकिन वो तो असहाय हो चुका था। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं थी। स्टीफन अपनी कंधे की शक्तियाँ खो चुकी है। अब उसे हर वक्त ऐसे ही रहना होगा। धीरे धीरे कुछ समय बीत चुका था। स्टीफन की घर में एक और नई मेहमान आती है। अब स्टीफन पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। कोई भी अपना काम और कर नहीं पाता। एक दिन तो स्वेटर पहनते वक्त उसकी गर्दन पे अटक गया था। बाहर चुल्ली में आग जल रही थी। स्टीफन स्वेटर की होल से देखता है आग की छोटे छोटे चिंगारी हवा में उड़ रहा था, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। उसने एक और थ्योरी को सॉल्व कर लिया था, जिसका नाम है विजिबिलिटी ऑफ ब्लैक होल। इसका विश्लेषण सुनने के लिए देश विदेश से नाना प्रोफेसर आए थे। इतना कम उम्र में स्टीफन इतने बड़े थ्योरी को सॉल्व कर लिया था। उसका विश्लेषण सुनने के बाद सब लोग ताली बजा के उसका सम्मान देते हैं। इन सब थ्योरी के माध्यम से स्टीफन पॉपुलर होने लगा। देश विदेश में उसके बारे में न्यूज होती है। नाना प्रकार किताब भी छपी थी। स्टीफन का दोस्त उसे लेके गर्व से घूमता है। सब लोग बहुत आनंद में लग रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक परेशानी तो थी। समय के साथ साथ स्टीफन और बीमार होते जा रहे थे। स्टीफन अपनी थ्योरी अनुसंधान करना जारी रखता है। देश विदेश में उसकी थीसिस लेके आलाप आलोचना होती है। बेश खुशी में स्टीफन अपनी बच्चों के साथ मिलकर दिन कटा रहा, लेकिन इन सब खुशी के बीच जेन बहुत दुखी होता है, क्योंकि जेन अपनी पढ़ाई अब तक पूरा नहीं कर पाया। सारा दिन घर की कामकाज और स्टीफन का देखभाल करने में ही उसका समय चला जाता है। उसे पढ़ने के लिए वक्त भी नहीं मिलता। बीच बीच में जेन अकेला होके बहुत ज्यादा रोती है। जेन की ऐसी हालत स्टीफन की मॉम गौर करती है। वो बताती है जेन तुम पर बहुत ही जिम्मेदारी है और तुमने जानबूझ कर लिया था। अपनी मन को थोड़ा हल्का करने के लिए चर्च क्यों नहीं जाती? शायद वहाँ थोड़ा सुकून मिले।
जेन चर्च पे जाना शुरू करती है। वहाँ पर धार्मिक संगीत परिवेशन कर रहे थे जोनाथन। उसके साथ जोनाथन की परिचय होती है। कुछ सालों पहले एक हादसे में जोनाथन की बीवी मर चुकी थी। जोनाथन म्यूजिक के साथ साथ बच्चों को पियानो भी सिखाती है। बात में जेन कहता है उसकी बच्चे भी पियानो सीखना चाह रहे थे। अगर जोनाथन चाहे तो उसकी घर पे आके बच्चों को पियानो बजाना सिखा सकती है। स्टीफन अब इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के माध्यम से घूम फिरने लगा। वो देखता है जोनाथन उसकी बेटे को अच्छे से पियानो बजाना सिखा रहा था। ये देख के स्टीफन खुश होता है। रात में डिनर करते वक्त जोनाथन और स्टीफन के बीच में कुछ देर बातचीत होती है। जोनाथन एक अच्छा इंसान था। कम समय में ही उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जाते वक्त जोनाथन कहता है अगर कोई भी मदद चाहिए तो उसे जरूर बताना, वो बेझिझक उस काम को कर सकती है। रात में स्टीफन जेन को कहता है मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। इतना सब काम काज अकेला संभालना सच में मुश्किल की बात है। जेन अगर तुम चाहो तो एक केयरटेकर रख सकती हो, वो लड़का हो या फिर लड़की, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जोनाथन स्टीफन को सम्मान करता था। घर की नाना प्रकार काम काज में जोनाथन हाथ बटाने लगे। उनके बच्चों के साथ खेल कूद के उन्हें खुश रखती है। स्टीफन का भी देखभाल करती है। उनके साथ घूमना फिरना मानो जोनाथन उनका परिवार का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इस बीच जेन और जोनाथन के बीच में प्यार आने लगा। परिवार के साथ मिलजुल के रहने पर ये होना अस्वाभाविक नहीं थी। फिर भी जोनाथन अपने आप को इस चीज से दूरी बना के रखता है। कुछ समय बीत चुका था। जेन एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी। इस खुशी में एक छोटा सा पारिवारिक अनुष्ठान की आयोजन किया गया था। इस अनुष्ठान में कुछ लोग कह रहे थे ये बच्चा स्टीफन की कैसे हो सकती है, वो तो पूरी तरीके से बीमार है, वो बाबा कैसे बन सकती है। लोगों की मन में संदेह आने लगा, शायद ये बच्चा उनके साथ रहने वाला जोनाथन का है। स्टीफन की मॉम सीधा सीधा ये बात जेन से जाके पूछता है। जेन कहता है ऐसा कुछ नहीं, ये स्टीफन का ही संतान है। उस समय जोनाथन साइड से जा रहा था। वो ये सारी बातें सुन के गुस्सा करती है। जोनाथन और यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, वो वहाँ से जा रहे थे। जेन उसे रोकता है, कहता है लोग बहुत कुछ कहेंगे लेकिन तुम एक अच्छा इंसान हो। हम लोगों की तुम्हारी जरूरत है, सबसे ज्यादा तो स्टीफन को तुम्हारी जरूरत है। जोनाथन कहता है हम दोनों के अंदर करीबी बढ़ चुकी है, एक दिन इसे लेके बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इससे अच्छा मुझे जाना ही बेहतर होगा। जोनाथन चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्टीफन को फ्रांस की लोकप्रिय संगीत में इनवाइट किया गया। स्टीफन कहता है जेन तुम्हें कष्ट उठाकर और मेरे साथ आना नहीं चाहिए, मुझे मेरी स्टूडेंट ही लेकर जाएगी। इससे अच्छा तुम इस समय में बच्चों को लेकर कैंप टूर पे जाओ। अगर तुम चाहो तो जोनाथन को भी साथ लेकर जा सकती हो। जेन कहता है जोनाथन अब यहाँ पर नहीं आएगा। स्टीफन जोनाथन की पास जाती है, कहता है हमारी परिवार की तुम्हारी जरूरत है, तुम उनके साथ कैंप टूर पे जाओ, मैं भी यही चाहती हूँ। दरअसल स्टीफन सब कुछ समझता था। वो समझता था वो तो अब कमजोर हो चुका है। ऐसी बहुत कुछ जरूरतें हैं जो स्टीफन जेन को नहीं दे सकता। स्टीफन चाहे तो जेन को अपने पास जबरदस्ती रख सकती है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होगा। स्टीफन चाहता है जेन अपनी बाकी जिंदगी खुशी से बिताए। इससे वो दोनों अलग होंगे, लेकिन अलग होने पर भी एक दूसरे के लिए इज्जत रहेगा। दोनों की मन में एक अलग फीलिंग्स होगी, एक सम्मान रहेगा और बच्चों का देखभाल करने के लिए एक अच्छे बाबा की जरूरतें हैं। जोनाथन एक काम बखूबी निभा सकती है, वो एक अच्छा इंसान है। जेन बच्चों को लेकर घूमने जाती है और इस साइड स्टीफन ओपेरा संगीत में चली आती है। स्टीफन अच्छे से संगीत का आनंद ले रहा था, पर कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगा, इसलिए उसे अस्पताल में लेकर आना हुआ। उसे न्यूमोनिया हुई थी। खबर सुनकर जल्दी से जेन वहाँ पर पहुँचती है। डॉक्टर कहता है स्टीफन की हालत ठीक नहीं, वो अब कोमा में है, उसे लाइफ सपोर्ट में रखा गया। उसकी एक ऑपरेशन करना होगा, लेकिन कोमा की हालत में ऑपरेशन करना उसकी जान को भी खतरा हो सकती है। इसलिए सिर्फ एक ही उपाय बचा है, गले में होल करके अंदर अस्त्रोपचार करना होगा। लेकिन ये करने के बाद स्टीफन और कभी बात नहीं कर पाएगी। स्टीफन जैसा विज्ञानी को तो जीवित रहना होगा, इसलिए उसकी गले में होल करके इस ऑपरेशन को किया जाता है। पूरा जिंदगी भर के लिए स्टीफन गूंगा बन चुका था। स्टीफन अंदर से टूट जाती है, क्योंकि उसे तो अपनी थ्योरी को लेकर नाना प्रकार किताब लिखनी थी। अगर बात नहीं कर पाएगा तो उसकी किताब लिख के देगा कौन। इस परेशानी के लिए हल ढूंढा जा रहा था। शुरुआत में जेन अलग अलग अक्षर दिखा के शब्द बनाने के लिए कहता है, लेकिन इसमें बहुत ही पेशेंस और समय लगता था। इस वजह से इस काम को करने के लिए और स्टीफन का देखभाल करने के लिए एक नर्स को रखा जाता है। उसका नाम है एलेन। एलेन एक अच्छी नर्स है। वो समझदार होने पर स्टीफन की परेशानी थोड़ा कम हो गई थी, पर स्पेलिंग बोर्ड से अक्षर ढूंढ के शब्द बनाने में काफी समय लगता था। लेकिन स्टीफन को ये परेशानी ज्यादा दिन उठाना नहीं पड़ती।
उसके लिए जल्दी से एक कंप्यूटर मशीन लेकर आती है जिसका नाम है स्पीच जनरेटर डिवाइस, एक टाइपिंग कंप्यूटर जिसका रिमोट स्टीफन की दाहिने हाथ पे रहता था, जो एक उंगली से दबाने पर टाइप होता था एक के बाद एक शब्द, और ये शब्द रोबोटिक आवाज में रूपांतरित होकर लोगों को सुनाई भी देता था। मतलब स्टीफन जो शब्द टाइप कर रहा था अब लोग उसे सुन और समझ भी सकते थे। कुछ दिनों बाद स्टीफन हॉकिंग इसके माध्यम से कुछ किताब लिखती है। स्टीफन हॉकिंग की पहली किताब था ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम, जो उस समय पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। ऐसी कुछ किताब लिखने के बाद अमेरिका उसे अवार्ड देने इनवाइट करती है। इस अवार्ड अनुष्ठान में स्टीफन इस बार अपनी नर्स को लेके जाना चाहता है। पहली ऐसी अवार्ड में जेन उसके साथ जाता था। इस बार स्टीफन अपनी नर्स को लेके जाएंगे। जेन इसका कारण जानना चाह रहे थे। स्टीफन कहता है वो अपनी नर्स के प्रति कमजोर हो चुका है। स्टीफन रो रहे थे और रोते हुए कहता है इंसानी जीवन में बहुत कुछ बदलती है चाहत। जेन स्टीफन को सम्मान करता है। जेन स्टीफन के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब स्टीफन को सबसे ज्यादा अपनी नर्स की जरूरत है। वो उसे अच्छे से देखभाल कर सकती है, हर वक्त उसकी साथ चाहिए। जेन को इसमें बुरा लगती है, पर वो वास्तविकता को समझ चुका था। वो समझ चुका था स्टीफन अपनी नर्स के प्रति कमजोर हो चुका है। जेन स्टीफन को कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया, अपनी सब कुछ देकर भी कोशिश की, तुम खुश रहोगे यही मैं चाहती हूँ। स्टीफन और जेन अलग हो जाती है। जेन अपनी जरूरत के लिए जोनाथन के पास वापस आती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी भी हुई थी। स्टीफन हॉकिंग अपनी नर्स को साथ लेके अमेरिका अवार्ड शो में चले आए। बहुत लोगों की भीड़ था वहाँ पर। विश्व श्रेष्ठ विज्ञानी को देखने और उनकी बातें सुनने के लिए काफी देर से लोग उत्साहित से इंतजार कर रहे थे। अलग अलग सवाल पूछती है उनसे। स्टीफन हॉकिंग खुशी से इन सारी सवालों को जवाब देती है। एक सवाल पूछता है, अच्छा सर, आपने इस जिंदगी से क्या कुछ सीखा है, अगर हमें भी बताते हैं। स्टीफन कहता है इंसानी जीवन में कोशिश करने की सीमा नहीं होती, कभी रुकना नहीं चाहिए। हम लोग अलग अलग है, हम लोगों की जीवन अलग है। कितना भी बुरा समय क्यों न आए, ऐसा कुछ रहेगा जो आप सही में कर पाओगे और सफलता भी मिलेगी। जिंदगी हम लोगों से सिर्फ लेता नहीं, बदले में कुछ देता भी है। इसलिए जो है उसको ही मजबूत बनाना होगा। जब तक शरीर में जान है तब तक जीवन में आशा भी रहेगी। ये सब सुनने के बाद पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। सब लोग ताली बजा के स्टीफन को सम्मान देते हैं। इसके बाद स्टीफन इंग्लैंड पर वापस आती है। उस समय इंग्लैंड की रानी दूसरा एलिजाबेथ स्टीफन को अपनी राजकीय महल में आमंत्रित करती है। विज्ञान को इतना आगे तक लेके जाने के लिए स्टीफन को द ऑर्डर ऑफ द कंपेनियंस ऑफ ऑनर अवार्ड में संबोधित करती है। ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। स्टीफन इस अवार्ड को लेने के लिए जेन समेत उसकी परिवार को लेके आए थे। जेन उसे शुक्रिया कहती है ऐसी अवार्ड में बुलाने के लिए। स्टीफन कहता है इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके ही तो आज ये सब कुछ किया है, और क्या क्या किया है तुम देखना चाहती हो जेन। स्टीफन अपनी परिवार की तरफ देखता है, कहता है इस परिवार को तो हम दोनों